नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की 195 की लिस्ट की, जो घट के 194 हो गई। और अब जो है वो आरएलडी के भी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि 2 कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए हैं, तो 196 हो गए। और इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे अत्यंत अनुभवी श्री ओंकार चौधरी जी से, और ग्राउंड पर पूरी तरह से एक्टिव अभिषेक तिवारी जी से। तो सर, ये सबसे पहले आवाज कैसी आ रही है? आवाज़ यूँ आ रही है कि मेरा गला खराब है। नहीं, अलार्म क्लॉक टाइप का कुछ आवाज आ रहा था। सॉरी। हाँ, तो वो हो सकता है कि वो एआई ने डिटेक्ट किया हो कि आवाज़ थोड़ी-सी डिफरेंट आ रही है, तो अलार्म बजा दिया होगा। हाँ, ये भी आप ठीक जानते है। हैं एआई का ज़माना है आजकल वैसे भी। हाँ, और आप मुझसे पूछ रहे थे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है ओंकार जी कि चंदन चौहान फ्रॉम बिजनौर और डॉक्टर राजकुमार सांगवान फ्रॉम बागपत, ये आरएलडी ने 2 अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो इसका मतलब जयंत चौधरी जी जो हैं वो राज्यसभा में ही रहेंगे। देखिए, 2 चर्चाएं चल रही थी। एक तो ये कि जो चारू इनकी पत्नी है, उनको शायद ये बागपत से लेकर के आएंगे, और एक चर्चा ये भी थी कि जयंत खुद लड़ेंगे और चारू को शायद राज्यसभा से लेकर के आएंगे। लेकिन परिवारवाद का ऑलरेडी उन पर इतना ज़्यादा आरोप लग चुका है, और वैसे भी चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी हैं जयंत चौधरी, तो इसलिए शायद इससे बचे होंगे। जो बागपत से कैंडिडेट इन्होंने उतारा है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, हमारे पुराने मित्र हैं और मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट रहे, हम भी वहीं के रहे हैं। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं इनके। चौधरी अजीत सिंह के भी बड़े करीबी रहे हैं, लेकिन कभी टिकट नहीं मिला, टिकट कभी विधायकी का भी नहीं मिला। तो स्टूडेंट लाइफ से ही काफ़ी सक्रिय रहे हैं और काफ़ी संघर्षशील भी हैं। उनको अगर बागपत से इन्होंने टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से इसके सुखद संकेत जाएंगे। और पहली बार मुझे लगता है कि बागपत से इनके परिवार से कोई नहीं लड़ रहा है, वरना बहुत लंबे समय तक चौधरी चरण सिंह लड़ते रहे, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह लड़ते रहे। जब ये मथुरा में हार गए हेमा मालिनी के सामने, तो फिर 2019 में जयंत चौधरी को भी बागपत ले आया गया। लेकिन बागपत ने, और चूंकि मोदी की एक आंधी चल रही थी 2014 में भी और 2019 में भी, तो 2014 में अजीत सिंह वहां से हारे, 2019 में जयंत हारे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट हो गया है, तो कह सकते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। अब राजकुमार सांगवान जीत करके जाएंगे। बिजनौर को लेकर के मैं 100% एज सच श्योर नहीं हूं, वहां के क्या समीकरण बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो बाद की बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल है संजय जी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में ही, तो वहां भी जीत में तो कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। और जिस पार्टी के लिए पिछले 2 चुनाव से सूखा पड़ रहा हो और अजीत सिंह को भी अपनी जबरन कोठी खाली करनी पड़ी हो, ये नौबत आ गई थी एक बार, तो इतने संबंध खराब हो गए थे कि उनकी कोठी खराब खाली खाली करा ली गई थी। भारत तुगलक रोड, जो प्रधानमंत्री के तौर पर चरण सिंह के पास भी थी और उसके बाद से लगातार अजीत सिंह के पास थी, वो खाली करके उनको बसंत कुंज में दक्षिण दिल्ली में जाकर के कहीं रहना पड़ा था। ये नौबत आ गई थी। पर कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है, तो अब वैसा खतरा नहीं है कि साहब खाता भी ना खुले, वरना तो ये समाजवादी पार्टी के साथ थे या कांग्रेस के चंगुल में थे, तो जो दशा दुर्दशा उनकी हुई है पिछले 2 चुनाव में, वैसी ही दुर्दशा इनकी भी हो रही थी। जी। जी, अभिषेक जी 195 और सर मुनाते ही ओले पड़े। फिर एक आसनसोल वाले को आपने टिकट भी वापस करवा दिया हाथों हाथ। वैसे
दूसरे दलों में इस अर्ली मूव की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सबको बैकफुट पर ला दिया है? उससे उनकी तैयारियां जो हैं उस पर प्रभाव पड़ा है? आपके पटना में तो बड़ी जबरदस्त रैली हुई सुना। हाँ, पटना में तो पिछले 3-4 दिनों से एक्चुअली लोकसभा चुनाव का बिगुल पटना से ही फूका। बेगूसराय में मोदी जी और अब कल का रैली आप लोग हँसिएगा मत, लेकिन कल भी इंडी अलायंस की रैली नहीं थी। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लाल झंडे ज़्यादा दिख रहे थे। नहीं, कल जो इंडी अलायंस की लोग रैली सोच रहे हैं, ऐसी हाँ। 4 रैलियां हो जाए तब तो एनडीए की जीत तय है। मैं तो मानता हूं कल की रैली एनडीए के लिए रैली इन्होंने की थी, जो लालू यादव ने परिवार पे डायरेक्टली अटैक किया मोदी जी के, उससे वो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि अच्छा अब आ गए तुम मेरा बेटे मेरे पिच पे, अब देखो दिखाता हूं बैटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद सुबह से चल रहा है मोदी का परिवार ट्रेंड में। तो लालू यादव और पूरे इंडिया अलायंस के लिए कितना आत्मघाती होगा ये बयान, इसकी ग्रेविटी तो हम आने वाले समय में नाप लेंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा। किंतु आप जो पूछ रहे थे कि आसनसोल, देखिए 5-6 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे जब टिकट बंटवारा से पहले बोला था कि पवन सिंह आसनसोल जाएंगे, मेरे पास पक्का फीडबैक था। अब मेरे पास एक और फीडबैक कि जो इन लोगों ने महिला कार्ड खेला है, तो जाएंगी तो भोजपुरी स्टार ही और बिहार से ही, लेकिन इस बार जाएंगी महिला। तो एक और कार्ड है, उस कार्ड का नाम है अक्षरा सिंह। ये भोजपुरी दिग्विजय सिंह इंडस्ट्री की की बिटिया? नहीं 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 नहीं, ये भोजपुरी कलाकार हैं कलाकार और हैं। पवन सिंह के साथ वो काफी अरे वो जो कंट्रोवर्शियल रही है। अपने दिग्विजय सिंह थे ना, वो कौन से, वो बांका वाले, उनकी बेटी का नाम भी तो अक्षरा है। नहीं नहीं, वो तो ये शूटर है, वो तो वो शूटर है, नहीं, वो अलग है। नहीं वो श्रेयसी सिंह है। अच्छा, वो हाँ हाँ। श्रेयसी है। अच्छा, ओके ओके। देखिए ये अक्षरा सिंह को भेजने का कारण दोनों है कि ये जाएंगी महिला कार्ड भी खेल लेंगे और वो असर नहीं पड़ेगा। दरअसल आसनसोल में लगभग 40% मतदाता जो है वो बिहार और पूर्वांचल के हैं। इसी वजह से जब बिहारी बाबू, यानी जो कहे जाते हैं बिहारी बाबू आज तक, शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिला, तो कमाल की बात है ये एलिगेशन भी नहीं लगा कि वो बाहरी हैं। ममता बनर्जी को लगा कि भाई हम दोनों तो एक ही से निकले हैं, एक ही जिन से निकले हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। मोदी विरोध का भी तो एक रिश्ता है, तो बाहरी नहीं माना गया। पवन सिंह के लिए माना गया। लेकिन जो बवाल का कारण था वो एक गाना है जिसपे अश्लीलता का आरोप लगा, और अभिषेक मनु सिंघवी, गलती से नाम निकल जाता है ओरिजिनल वाला, है तो सेक्सी उनको भाई। प्रॉब्लम। हाँ, नहीं भाई, अभिषेक मनु सिंघवी बोला उफ देखा नहीं गया, ये काम प्रैक्टिकल करने की चीज है यार, देखने की थोड़ी ना चीज है ये गाना। मुझे बहुत आई फील सो अनकंफर्टेबल। जज बनाने की बात हो तो कोई और बात है, जज बना देंगे, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये सब नहीं करा सकते आप बंगाल की हसीना को लेकर के। और तो और जिस लोअर लेवल पर जाकर के राजदीप की वाइफ सागरिका घोष, जो कि टीएमसी की अब राज्यसभा मेंबर है, कभी पत्रकार हुआ करती थी, पता नहीं गोदी थी या टीएमसी की थी ये पता नहीं, लेकिन रिसर्च का सब्जेक्ट है। उन्होंने संदेश भाई खली को लेकर, महुआ मित्रा के बाद कोई उन जैसा चाहिए था ना। हाँ ठीक है, चाहिए था, बेशरम चाहिए, निर्लज चाहिए, ठीक है। तो संदेश खली को जिस प्रकार से इन लोगों ने निर्लजता के साथ डिफेंड किया, वही लोग पवन सिंह पे चढ़ बैठे। ये देखो बंगाली मानुष के लिए, बंगाली औरत के खिलाफ, औरत नहीं गलत टर्म हो जाएगा, महिला के खिलाफ ये गलत बयानबाजी हो रहा है। हमने बोला ठीक है भाई, उसने वापस ले लिया क्योंकि वो समझ गया पवन सिंह कि इसका नुकसान बंगाल में बीजेपी को हो, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि पवन सिंह के राजनीति का शुरुआत का चैप्टर यहां से क्लोज होता है। ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब यहां पे मोस्ट प्रॉब्ली अक्षरा जाएंगी और वो भी ताल ठोकेंगी शत्रुघ्न सिन्हा के विरोधी, क्योंकि जो फैक्टर है वही है कि पूर्वांचल और बिहार के वोटर्स का वहां पे नंबर इतना ज्यादा है कि वो अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर है वो हार जीत का। जी जी, और कल की जो रैली हुई उसके बारे में बताएं। बड़ी चर्चा है साहब, सारे के सारे सत्य हिंदी से लेकर और असत्य हिंदी और असत्य अंग्रेजी और वायर द लायर और स्क्रॉल द ट्रॉल, वो सारे के सारे जो है बिल्कुल अभिभूत हैं। क्या साहब की क्या रैली कर दी, बिल्कुल। बिहार तो अब
करा दिया बिल्कुल। बिहार को तो अब खैनी में डाल के खा जाएंगे लालू। इस श्रेणी में एक और चैनल अब उभरता हुआ सितारा है 4 PM। उसके हिसाब से तो अब भैया बीजेपी और एनडीए का बिहार में सुपड़ा साफ है। देखिए, मैं अभी तक मानता हूं कि इतना हाई क्वालिटी का चरस और ड्रग्स जो है अभी तक बिहार में पहुंचा नहीं है, लेकिन ये माल कहां से फूंक करके इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं कि बिहार से एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाए। सर, मैं आपको एक रियल बात बताता हूं, वास्तविकता जो है, माई समीकरण का टोटल वोट परसेंटेज जो है वो 30% के ऊपर का है बिहार। अब ये बाप सिर्फ का बाप का तो बात ही, वो बाद में बात करेंगे। सिर्फ माई समीकरण, ये भी सही है कि सिर्फ माई समीकरण के लोग ही आए थे, तो किसी भी जगह पे 4-5 लाख लोग आना माई समीकरण से कौन सी बड़ी बात है। इतनी भी भीड़ नहीं आएगी। वो भी रात में, जब एकदम सोनागाछी बंगाल से आई हुई नर्तिका लोग एकदम अश्लील डांस कर रही थी, रात भर ऑडियंस को जुटाया जा रहा था। वीडियोस तो वायरल हैं वो नाच के भी। हालांकि इसमें से किसी को ना तो टीएमसी को ऑब्जेक्शन है, जिस प्रकार के नृत्य अश्लील नृत्य का जिस प्रकार से कल हुआ है परसों रात को ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, तो पूरे इंडिया अलायंस में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, ये अश्लील है। अच्छा, ये तो सब आए हैं बंगाल से। देखिए सर, मैं एक और बात बताता हूं बिहार के लिए। बिहार में ये जो नाच मंडली आती है, इसमें ज्यादातर बंगाल से ही नर्तकी आती है। ये कोई नई बात नहीं है। अब अगर ये समस्या है तो बंगाल के लेफ्ट और टीएमसी से पूछा जाना चाहिए कि भाई इस हद तक गरीबी क्यों है कि वो लोग नाचने के लिए यहां पर और अश्लीलता की पराकाष्ठा पार हो जाती है। ये सब तो मैंने देखा है, मैं यही हूं तो जानता हूं। और लालू यादव जी के रैली के पहले तो ये आज से नहीं हो रहा है। जब लाठी पिलावन, तेल भंजावन, लाठी घुमावन, इस प्रकार की लाठी रैली होती थी, तब से ये चल रहा है, कोई नया भी नहीं है। लेकिन वहां अभिषेक मनु सिंघवी को प्रॉब्लम नहीं है। दवायर वाले इसलिए अभिभूत है क्योंकि वो तो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी बीजेपी को हरा रहे थे, छत्तीसगढ़ तो गारंटी बीजेपी को हरा रहे थे, तो उनको अब मैं सीरियसली नहीं लेता। पता नहीं उनके दर्शक आज भी उनको क्यों सीरियसली लेते हैं। नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए तो देखा जाता है ना उनको, कभी-कभी हम भी देखते हैं, प्योर एंटरटेनमेंट के लिए। हमारे तो देखिए ओंकार जी भी जो हैं वो सबसे वरिष्ठ हैं, वो भी देखते हैं। नहीं, देखता तो मैं भी हूं, लेकिन मैं तो मजे लेने के लिए देखता हूं। अब एक और चीज है जो कल रैली में हुआ, इसने ये साबित किया कि भाई अखिलेश यादव कंबाइन वर्जन है राहुल गांधी के और लालू यादव के। राहुल गांधी वाला एरोगेंस और हसोड़ या मूर्खता की पराकाष्ठा, आप जो कहना चाहें, उन्होंने कल बोलते बोलते सत्य हिंदी वालों से भी 2 कदम आगे फेंक दिया। बोला 80 की 80 लोकसभा सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, और भीड़ देख करके जिस प्रकार से अखिलेश जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरा इंडिया अलायंस 40 का 40 सीट यहां भी जीत जाएगा। अरे भाई, समाजवादी पार्टी को बिहार में टिकट दे कौन रहा है? और समाजवादी पार्टी का बेस है क्या? अगर ये बात बहुजन समाजवादी पार्टी कहे कि बिहार में मेरा कोई बेस है, तो आपको मानना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का बिहार में 4% का वोट है। एक विधायक भी था, बाद में उसे भी खरीद लिया गया। ये मायावती के साथ होता है, वो मध्य प्रदेश में भी विधायक बनाती है, राजस्थान में भी। उनको बड़ी पार्टी वाले उनके विधायक बड़ी पार्टियों में चले जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जीतते वो बीएसपी के वोट पे है, और कैमूर तो गढ़ है बीएसपी का, इनको पता ही नहीं है। उसके बाद एक और परम लेफ्टिस्ट आए, दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने बोला डेमोक्रेसी इन डेंजर। सही बात, तो जब से मोदी आया तब से डेंजर में। मतलब प्रधानमंत्री के परिवार पे लालू यादव जो कि सजा याफ्ता है। मैं बहुत सीरियस बात कहने जा रहा हूं, चाहे तो दर्शक इस बात का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले। डेमोक्रेसी खतरे में है सर। एक प्रधानमंत्री के लिए एक सजा याफ्ता, जिसको इस देश की न्यायिक प्रणाली ने कहा है कि तुमने चारा चुराया है, जो बेल पे बाहर है, वो मंच पे खड़ा होकर के मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, तो डेमोक्रेसी खतरे में है। यह मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी खतरे में। और इस डेमोक्रेसी में
ये जो परिवारवाद का तड़का है, इसका उत्तर मैं लिख के देता हूं, अगले 3 दिन में नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, नीतीश कुमार देंगे। नीतीश कुमार को मैं जितना जानता हूं ना, वो नरेंद्र मोदी के उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। बस सीट शेयरिंग तक का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जब ये आएंगे परिवारवाद पे, क्योंकि नीतीश जी को आप लाख गालियां दे लीजिए, खराब नेता है, पलटू राम है, ये सब है, उन्होंने कुछ बहुत विशेष नहीं किया, लेकिन वक्ता बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब देखिए आगे क्या क्या होता है। हम आपके साथ देखिए उस बार नहीं थे, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और अब हम आगे नहीं पलटेंगे। देखिए, इस प्रकार की बातें जब नीतीश कुमार करते हैं तो हमको डर लगता है। इस बार चेंज है, हालांकि इस बार चेंज ये है कि हर बार कहते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब तो आप लोग के साथ जाने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब नया वर्जन ये है कि हम नहीं पलटेंगे। तो ये थोड़ा एक चेंज है। बाकी आसार तो यही है कि 2025 आते आते देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में। पर नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। ये चुनाव लोकसभा का है और यहां पर बिहार में राम लहर बहुत करारा इंपैक्ट है इसका। और ये इंपैक्ट जो है ना, वो नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी पे कहीं भारी है। और लोकसभा का चुनाव है तो सांसद बना जाएंगे, लेकिन विधानसभा में ऐसा होगा, थोड़ा मुझे डाउट है इसको लेकर के। जी ओंकार जी, उत्तर प्रदेश की 51 सीटें डिक्लेयर कर दी, जिसमें से 47 जो है इनके एमपीज हैं, 4 हारी हुई सीटें हैं और 47 में से एक भी नहीं चेंज किया। ये क्या है? 44 को पुराने को टिकट दिया है और 7 नए चेहरे इन्होंने दिए हैं। नहीं 47 तो एक भी नहीं चेंज किया ना। नॉट अ 44 सिंगल चेंज सर, 47 अच्छा। हैं उससे सिटिंग और उसमें से एक भी चेंज नहीं है। 4 चेंज हैं, नगीना, अंबेडकर नगर और एक और कौन से है, शायद श्रावस्ती में चेंज किया। हाँ, श्रावस्ती में चेंज किया, वो भी हारी हुई सीट है इनकी। एक कोई और है। तो वो 4 सीटें केवल चेंज की हैं और चारों वो सीटें हैं जहाँ ये हारे थे। हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, आजकल राज्यसभा में हैं, मेरठ से ही हैं। एक पार्टी में मुझे बहुत सालों बाद मिले और मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कैसा चल रहा है। वो कभी वीपी सिंह के साथ हुआ करते थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। तो कहने लगे कि पूछो मत ओमकार जी, बहुत मेहनत कराते हैं, अच्छा। दौड़ाते ही रहते हैं। आज यहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, आज ये काम दे दिया, आज वो काम दे दिया। ये जो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर के, यानी राज्यसभा के सदस्य को भी चैन से बैठने की छूट नहीं है कि आप राज्यसभा में भेज दिए गए हैं तो आप अब आराम तलब हो गए या दिल्ली में ही पड़े हैं या दूसरी जगहों पर घूम रहे हैं। आपको रिपोर्ट भी देनी होती है और बताना पड़ता है कि जो दायित्व आपको दिए गए थे वो कितना फुलफिल हुए हैं और क्या ज़मीनी रिपोर्ट है। मैंने ये उदाहरण केवल इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर अपने सिटिंग एमपी पर इतना भरोसा कर रहा है तो इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि 2014 और 2019 के बीच में जो इनके कुछ एमपी उद्दंड थे या कामचोर थे या पब्लिक के बीच में जाने से जो जी चुराते थे या जिनको लेकर के तमाम तरह की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थी और बहुत सारे लोगों को तो सार्वजनिक तौर पर हमने और आपने भी क्रिटिसाइज किया हुआ है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पार्टी का या नरेंद्र मोदी का क्या भला होने वाला है या इनका भी क्या भला होने वाला है। हमने 2019 और 2024 के बीच में मूलभूत अंतर देखा है, सांसदों के व्यवहार में भी, उनकी वाणी में भी, कंट्रोवर्सी भी कम से कम। और हमने तो अभी जो डिसीजन हुए हैं दिल्ली में, प्रवेश वर्मा और कई दूसरे लोग, रमेश विधुड़ी, उनकी जगह रामवीर विधुड़ी को ले आए।
रमेश विधुड़ी तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के ही कटवा कटवा कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें आप सार्वजनिक तौर पर और ऑन रिकॉर्ड इस तरह की बातें करें, तो इससे ज्यादा तो और कोई आपको पनिश करने की वो होती नहीं है। प्रज्ञा का टिकट भी इसीलिए कटा क्योंकि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बयान दिए अलग-अलग समय पे। गांधी जी वाला तो एक अलग मामला था, पर जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी का रिएक्शन उसी समय आ गया था। देखिए, गांधी जी को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, उनके आचरण को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के, उनके फैसलों को लेकर के, और वो क्रिटिसिज्म उनका होता भी रहा है, होना भी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि नोट पर उनका चित्र छपता है तो सब उनको ये मान लें कि बिल्कुल वो होली काऊ हैं और उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आप सांसद होते हैं तो, और जो पार्टी की आपकी नीति है और जो आपका नेता है, वो जिस तरह की लाइन ले रहा है तो कुछ सोच समझ के ही लाइन ले रहा होगा ना। और जो इनके प्रतीक पुरुष रहे हैं कांग्रेस के, एक-एक करके नरेंद्र मोदी ने वो एक तरीके से छीने ही हैं इनसे, इनको पैदल ही किया है, तो वो एक रणनीति उनकी रही होगी। बहरहाल बात ये थी कि इतने एमपीज़ को दोबारा से टिकट क्यों? तो एक तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण इस समय बन गया है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत और दक्षिण तक में हम देख रहे हैं कि जिस तरह का वातावरण बना है, ख़ास तौर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से जिस तरह की एक तरह से आंधी चल रही है, और कोई भी अब नरेंद्र मोदी को अगर गाली देता है या कुछ बुरा कहता है तो लोग उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम छोटे-छोटे चैनलों पर भी लोगों की बाइट्स देख रहे हैं, लोगों के विचार सुन रहे हैं। तो ये जो एक वातावरण है, ये कहीं न कहीं उनको, उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है। और जहाँ उनको ये फीडबैक मिले होंगे ज़मीन से कि साहब इनके प्रति, इनके आचार-विचार को लेकर के, इनकी संसदीय क्षेत्र में उपस्थिति को लेकर के किसी तरह की नाखुशी है, अप्रसन्नता है, वहाँ उन्होंने चेंज किए हैं। पर मेरी दिलचस्पी अभी कुछ और टिकटों और चेहरों पर है। मेनका गांधी का और वरुण गांधी का जी हाँ। टिकट रोक करके रखा है, कुछ हुँ। दूसरे लोगों के भी रोक करके रखे हुए हैं। हाँ, बृजभूषण तो शरण सिंह का रुका हुआ है अभी। ब्रजभूषण का भी कैसरगंज से रुका हुआ है। तो मेरी दिलचस्पी इनमें है कि इन लोगों को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। जहाँ तक मेरी अपना जो राजनीतिक अनुभव है अभी तक का, जो एक विश्लेषक के तौर पर और पत्रकार के तौर पर, मुझे लगता है कि इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह को भी झटका दिया जाएगा। इस बार वरुण गांधी को तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। उनकी माताजी को हो सकता है कि पीलीभीत से उतार दिया जाए, ऑफर दिया जाए। वो लड़े कि नहीं लड़े वो अलग बात है। पर इस बार वरुण गांधी को तो टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि वरुण गांधी जो है वो आजकल हाईकमान के संपर्क में हैं। सर, इसमें एक बहुत ब्रजभूषण वाले पे बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलें। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बच जाता अगर रिसेंटली जो पहलवानों का चुनाव हुआ जो अध्यक्ष पद के लिए, और वो बाहर निकल के जिस प्रकार से बोले दबदबा कायम रहेगा, वो हुँ। ट्रिगर मोमेंट था। अगर दबदबा वो था और दबदबा है, रहेगा, दबदबा रहेगा। अगर ये काम वो ना करते तो निश्चित रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बच जाता। अब जहां तक मुझे लगता है कि नहीं बचेगा। बाद में भी तो उनकी तरफ से बहुत कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो अवध के आसपास की 7 सीटें सीधे-सीधे इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप इस तरह की बकवासबाजी करते हैं तो कई बार जो नेतृत्व जो है वो, और आप क्यों भूल रहे हैं भई, आप फूल पर ही जीते हैं ना, बिल्कुल। इंडिपेंडेंटली तो नहीं जीते हैं ना। एक बार शायद इंडिपेंडेंटली जीते थे, बाकी तो फूल पर ही जीते हैं। तो आप इस तरह के अहंकार पूर्ण अगर बयान देंगे और चुनौतीपूर्ण बयान देंगे, तो फिर तो आप अपने ही अंक कम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो गाज़ीपुर से किसे टिकट मिलेगा अफ़ज़ाल अंसारी के सामने? अब देखिए मनोज जी तो समाजवादी पार्टी ने खुली चुनौती दी है मुख्तार के भाई को अपना टिकट देके। उन्होंने ये बता दिया है कि
हम गुंडों के साथ थे, गुंडों के साथ हैं, गुंडों के साथ रहेंगे। नहीं, वो तो ऑब्वियसली बताना था संजय सर, ये सब बात ठीक है। लेकिन मनोज सर को तो नहीं मिलेगा जहां तक मुझे लगता है। वो तो कश्मीर में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जैसा मोदी जी चाहते हैं वो सारा काम डिलीवर हो रहा है। तो अब नया ही कोई कैंडिडेट आएगा ये तो मुझे लग रहा है तय, और वो कैंडिडेट भूमिहार जाति से होगा, इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गाजीपुर में अगर आपको चुनाव जीतना है, जो समीकरण है उसके हिसाब से तो आपको कास्ट का कार्ड खेलना ही पड़ेगा। कास्ट और बाहुबली दोनों चलता है साथ में। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। सो देखिए, जौनपुर में तो इन्होंने कर लिया, अब गाजीपुर में भी उम्मीद है। जी, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा दिल्ली का इंगित किया था ओंकार जी ने। तो रामवीर सिंह बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी में कौन बेटर है? देखिए, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही बिरादरी से आते हैं। रामवीर विधूड़ी भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, प्रभाव भी उनका है। रमेश विधूड़ी नो डाउट अति उत्साहित हैं और कई बार जो है वो अतिरेक पूर्ण ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना बयान दे जाते हैं। और ये हरकत चूंकि सदन के पटल पर कर दी उन्होंने, तो ये और भी ज्यादा गंभीर हो गया। बाहर आप करते रहें, समझ में आता है, चलो कर लो भाई। आप अपने, हो सकता है मतदाताओं को, अपने समर्थकों को एड्रेस कर रहे हों, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के आप इस तरह की बातें कर दें और फिर बहाने बनाएं कि उन्होंने, चूंकि दानिश अली ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बयानी कर दी थी इसलिए मैंने ये इस तरह के बयान दिए हैं, तो आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो इसलिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। रामवीर विधूड़ी उनकी जगह उतारे गए हैं, मुझे लगता है कि एक सही कैंडिडेट है। और दूसरी जगहों पर प्रवेश वर्मा ने पिछली बार 2019 में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज की थी पूरी दिल्ली में। और ये भी हम जानते हैं कि साहब सिंह वर्मा के साहबजादे हैं, पर उनका भी टिकट कटा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री उनसे काफी नाराज थे और उन्होंने प्रवेश भी वर्मा से जिस क्यों तरह नाराज की, थे? लोग तो कह रहे थे कि प्रवेश वर्मा का टिकट तो बिल्कुल पक्का सा है। नहीं, उन्होंने भी कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे और कई बार दिए हैं, बार बार चेताए जाने के बावजूद दिए हैं। काफी सांप्रदायिक बयान दिए हैं। मैं तो इस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ऐसे है, और बीजेपी को ये मैटर तो नहीं करता है। अब आप ये देखिए कि नाक रगड़ के आपने टाइगर राजा सिंह को वापस लिया ना। जब लोगों ने कहा कि अगर टाइगर राजा सिंह को अगर आपने वापस नहीं लिया तो एक को सीट नहीं आएगी। तो और भाई अभिषेक तेलंगाना, जी, और नहीं, और तेलंगाना से जिनको टिकट दिया है माधवी लता जी, वो भी बयान एक से एक देने के लिए फेमस है। राम राज्य लाने से और काशी का मंदिर कैसे बना के दिखाएंगे और हिंदुत्व का खून मेरे अंदर कैसे दौड़ता है और आपके अंदर वामपंथ का खून कैसे दौड़ता है, इनका भी बयान नहीं, सब वो वायरल है। सब देखिए, वो सब ठीक है, लेकिन गाली गलौज की भाषा का समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो देखिए कम से कम प्रवेश, नहीं। देखिए मुझे लगता है गाली प्रवेश जी गलौज ने, की भाषा का आप प्रयोग नहीं कर सकते किसी के नहीं लिए। इनमें आप देखिए, केवल एक चीज देखिए, मुझे ये सभ्य नहीं लगता शब्दों कि में केवल आप जो कुछ कहना है कहिए। केवल बयानों की वजह से इनको बदला गया। बयानों की वजह से बदला गया है तो बहुत सारे लोग बदल जाते। आपको बयानों की वजह से अगर बदलना होता तो लल्लू सिंह बचते क्या अयोध्या से? नहीं बचते। और वो कम बयानबाजी करते हैं क्या अपने क्षेत्र में? और ये क्या जो संत, और भी मैं अब उदाहरण दे सकता हूँ बहुत सारे। आपके उत्तर प्रदेश में तो साहब जाने ही संत, बयानों के लिए जाते हैं। बयान हाँ नहीं संत, देंगे तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे आपको। तो ये बयान केवल अकेला तो नहीं हो सकता। ये एक नहीं आप देखिए ना गिरिराज सिंह जी का ये बेगूसराय से टिकट काट देंगे क्या? हैं? काट देंगे अगर तो एक को भूमिहार नहीं वोट देगा। गजब बात करते हैं, बेगूसराय में रिजल्ट ही बदल जाएगा पूरा। वहां आपको वही वैसा ही कैंडिडेट चाहिए। तो ये ठीक है। लोगों को वो शाहीन बाग के समय का वो बयान आज भी अगर चुभ रहा है, वैसे मैं मानता हूं कि वो बयान नीतिगत रूप से बिल्कुल सही था और बहुत सटीक बयान दिया था। वो आवश्यकता थी समय के हिसाब से। ये ठीक है, टिकट कट गया, बात अलग है। बांसुरी जी की चर्चा थी, वो भी आ गई। लेकिन
मेरा ये मानना है कि शायद प्रवेश जी का टिकट नहीं कटना चाहिए था। मनोज तिवारी का कटता तो ज्यादा खुशी होती, प्रसन्नता होती, क्योंकि उन्होंने कोई काम भी नहीं किया और दिल्ली बीजेपी की लुटिया डुबाने में उनका नाम सबसे आगे है। ऐसा तो कोई एज अ सांसद भी, अगर आप ऑडियंस भी, अगर जो सामाजिक परिवार के सदस्य देख रहे हैं इस वक्त, उनसे भी पूछ लीजिए जो उनके लोकसभा मैं क्षेत्र में आपको कोई काम नहीं किया। मैं आपको एक अगर राय अगर बयान वाली बात रखे ना, तो सबसे पहले तो किरोड़ी लाल मीणा का टिकट करना चाहिए। तो किरोड़ी लाल मीणा का तो उनको स्वयं को टिकट दिया जाता है, उनकी पत्नी को दिया जाता है, उनके भतीजे को दिया मैं जाता है, आपको अब उनके भाई एक को देने राय की बात चल रही है। सीधी सी एक बात यह है कि अगर आप में दम है तो सारी चीजें इग्नोर होंगी, नहीं है तो बहाना बना लिया जाएगा। आपने अच्छा बयान नहीं दिया। एक सलाह देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि जो फौरी तौर पर फैसले होते हैं उन पर आप किसी निर्णय पर पहुंचने की जल्दबाजी ना किया करें, नहीं क्योंकि सर, निर्णय की आगे कोई के बात नहीं कर रहे। क्योंकि हम आगे तो के चर्चा लिए कर रहे हैं सर, चर्चा कर क्योंकि रहे हैं। आगे के लिए उनके मन में क्या है किसी को लेकर के, ये तो हम हम्म, नहीं जानते ना, ये तो बाद में पता लगता है। अभी 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी होने हैं भाई। मीनाक्षी नहीं, लेखी को अगर स्पेयर किया गया है या प्रवेश वर्मा को स्पेयर किया गया है या दूसरे लोगों को किया गया, हो सकता है उनका उपयोग 2025 में उनके दिमाग में हो, डॉक्टर क्योंकि ये हर्षवर्धन का तो तो सबको पता था। हाँ, हर्षवर्धन तो खैर कंट्रोवर्शियल हो गए थे। नहीं, उनका कंट्रोवर्शियल तो क्या है वो। उन्होंने मस्जिदों में जाकर के जो वो दिया कि इन्हीं के बीच पढ़ा लिखा हूं, उस दिन टिकट कट गया था। ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जजमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं। वैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी को लोगों ने किया था, और आई थिंक जयपुर डायलॉग्स पे ही हमने अभी लास्ट वीक जब मैं दिल्ली में था तो मैंने कहा कि विदिशा से टिकट मिलने वाला, और देखिए विदिशा से मिला, क्योंकि वो मुझे इनपुट मिला था कि विदिशा से आ रहे हैं सर। और देखिए सेफेस्ट सीट दी गई है शिवराज सिंह चौहान सर को कि आपको मेहनत भी ना करना पड़े, मतलब सेकेंड अभी इनिंग। हमने तीन राज्यों में हमने देखा है ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और सेंट्रल मिनिस्टर को भी कहा गया कि जाके विधानसभा का चुनाव लड़िए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और कई बार हमारे बेचारे विधायकों को राजस्थान वाले जो थे वो शहीद हो गए। उनको जो है पहले लड़ा दिया लोकसभा का, और बाद में जो है वो उनको उसे कर दिया। और जो मध्य प्रदेश में जिन जो हारे थे, गणेश सिंह उनको तो और मिल वो गया सतना से वापस। और सतना वाले, और कौन दूसरे थे, जबलपुर वाले या सीधी वाले, जबलपुर, हाँ। तो ये उनको ये दोनों को दे दिया, ये हारे हुओं प्रयोग को। और चलते रहते हैं। राजस्थान में जो हारे थे उनको नहीं दिया। अन्याय चूरू है। वाले भी रो रहे हैं सर, राजस्थान के चूरू वाले भी रो रहे हैं। आज तो उन्होंने बोला चूरू कि वालों हमारी का तो गलती क्या अपना है। अलग किस्सा है। चूरू वालों ने तो भाई रानी के साथ हाथ मिला के राजेंद्र राठौड़ को हराने में पूरा रोल निभाया था, तो फिर उसका तो बिल्कुल। थोड़ा इनाम मिलेगा उनको। वो तो अलग किस्सा है। उन्होंने तो फाइनली पार्टी के पुत्र को साथ तो पूरा मिला टिकट। विश्वासघात किया था। पुत्र को मिल गया, बताइए। अब कहते हैं कि साहब दो के बाद नहीं देंगे, यहाँ उनको 5वीं बार मिल गया। चलिए, तो एकदम मैं खत्म तो नहीं ये होना चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ ओंकार जी से कि आपकी बात सही है कि हम शीघ्र निर्णय पे नहीं पहुंचने चाहिए, लेकिन कुछ तो ग्लेयरिंग चीजें दिखती हैं। हाँ। कुछ आगे के लिए प्लानिंग होगी उनके दिमाग में। मैं इस पे कभी डाउट ही नहीं करता। देखिए, मैं कौन होता हूं उनके निर्णय पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाला। हम ये चर्चा कर रहे हैं नहीं, कि जैसे मैं आपको मापदंड को लेकर के बात उदाहरण हो रही देता हूँ, जैसे दुष्यंत सिंह है, सब जानते हैं, पूरे राजस्थान में जानते हैं कि न लीपने का न पोतने का। उसको 5वीं बार टिकट दे दिया, वो किसी काम का नहीं बंदा। वो जो है वो आज तक क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, एक बार शायद पूछा है उसको। वो इतना बेचारा जो है वो साइक्ड आउट रहता है, तुतलाता है, थोड़ा-सा हकलाता है। तो उस चक्कर में वो आज तक पार्लियामेंट में उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। हम्म। तो भाई, तो क्या आपका जो क्या बोलते हैं वो क्राइटेरिया बनाए हैं, वो सबके ऊपर एक साथ तो नहीं कर रहे हैं। जरा नहीं, मध्य प्रदेश हार्ड का एंड बताइए ओंकार जी। मध्य प्रदेश में हमारे केपी यादव जी जो है वो 90। पॉलिटिक्स में हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं होता है, वो सब ये तो बात सही है। चीजें। हाँ, इंटरेस्टिंग केपी, तो सर टिकट बंटवारा मुझे महाराष्ट्र का और बिहार का ही देखना है, मजा तो वही है। और वो तो अभी तो जब तक वहाँ वो तय नहीं हो जाएगा तब तक तो नहीं होगा ना। मैं तो ये देख रहा था ना, कई लोग कह रहे थे कि साहब ये पुराने जो चावल हैं, राजनाथ सिंह का टिकट कट जाएगा और किसी का कट जाएगा। अभी तक तो नहीं। वीके सिंह का ही कटता दिख रहा है मुझे। वीके सिंह वी का भी नहीं कटेगा। वीके सिंह को अगर कोई और दायित्व देना होगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। नहीं, वीके सिंह का तो कटेगा सर, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। उनका तो पिछली बार ही कटते कटते बचा था, लेकिन इस बार जरूर कटेगा। क्यों? बहुत
है सर। बहुत लोग जो है वीके सिंह से मानना है कैडर का कि सर मुलाकात नहीं हो पाती। एज ए सांसद के पास जो कुछ शिकायतें होती हैं लोगों की या जो कंप्लेन्स होते हैं वो रीच से बाहर है सर। तो मैं तो एक उनके संसदीय क्षेत्र में ही बैठा हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ सर। तो मैं वीके सिंह ठीक है। नहीं, एक जो फीडबैक था मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि वही होता है। मोदी जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये मुझे पता नहीं होता है और किसी को भी पता नहीं होता है। किसने सोचा था द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, वो मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक है, जैसे मैं जानता हूं कि सासाराम के लोकसभा क्षेत्र में छेदी पासवान के अगेंस्ट ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी इन बीजेपी। सिवान को लेकर के जदयू के खुद सांसद के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं ललन सिंह के अगेंस्ट में मुंगेर में, चूंकि वो जेडीयू का खाता है, वहां पे बीजेपी के कैडर के अंदर नाराजगी है। मैं वो बातें कर रहा हूं जो ग्राउंड पे है। बाकी वोट मिलना है रामलहर पे ही और नरेंद्र मोदी जी पे ही। ये सब नाराजगी सब कुछ सेकेंडरी चला जाता है, तो वो नहीं, मैटर नहीं करेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जरूरी नहीं है कि जिनका टिकट कट रहा है उनको पनिश करने के लिए ही कट रहा हो, या उनके व्यवहार को या प्रदर्शन को लेकर के ही कट रहा हो। कुछ और भी योजनाएं हो सकती हैं भविष्य के लिए उनके बारे में। हाँ जी, तो मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश में जो अभी तक टिकट दिए गए हैं वो हैं 24 और 24 में से 10 टिकट नए हैं। और पुराने जो बड़े नेता हैं लगभग उनका टिकट तो रिपीट हो गया है। वीडी शर्मा को भी मिल गया है। केपी यादव बेचारे शहीद हो गए, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया गया। और तोमर साहब के हिसाब से जो उन्होंने रिकमेंड किया था मुरैना का टिकट, उस हिसाब से भी मिल गया है। और साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया है। और मेरा मानना है कि साध्वी प्रज्ञा का टिकट वो एक जो बयान था उसके कारण नहीं। साध्वी प्रज्ञा के जो मेरे पास फीडबैक है वो ये है कि भाई पिछली बार चुनाव में भी वो पूरा का पूरा बाहर से अमला भेजना पड़ा था, तब जाके वो चुनाव निकला था। निकल तो अच्छी तरह से गया था, लेकिन साध्वी प्रज्ञा जो थी वो पॉलिटिकल एक जिस तरह से होता है वो उस तरह से वो एक्ट नहीं कर पाती है। और बाद में भी नहीं करी। वो अहंकार बहुत अधिक था उनमें। एक साध्वी, एक संत के हिसाब से देखें तो अहंकार इतना था कि वो कहीं एयरलाइन वालों से तो रोज ही लड़ती रहती थी, मैं देखा था। तो ये कुछ कारण थे। और ये भी था कि भाई जो क्षेत्र में जिस प्रकार से सांसद की एक होनी चाहिए खनक, वो नहीं थी। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? प्रज्ञा को लेकर के मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सूचनाएं नहीं हैं, पर ओवरऑल जो आपका आकलन है वही मेरा भी आकलन है। एरोगेंस तो है, उनकी बयानबाजी में भी लग रहा है। और अब भी उन्होंने जो बयान दिया है, जो आज के ही समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है, उससे भी यही लग रहा है कि अभी भी वो एरोगेंस ही दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने जो बयान दिया था वो है तो सच, और मोदी जी नाराज हो गए थे उससे। तो ठीक है, जब आपको पता है कि कौन से सच से आपका नेतृत्व असहज हो सकता है या परेशान हो सकता है, या जो लाइन उन्होंने ले रखी है उसको आप क्रॉस कर रही हैं, तो आप ऐसे बयान क्यों दे रही हैं? आप आत्महत्या करने पर आमादा क्यों हैं? अगर आप उंगली कटा करके शहीद बनना चाहती हैं, वीरगति को प्राप्त होना चाहती हैं, तो वो काम कर दिया उन्होंने। मौका तो दिया था ना भई, और मौका भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, सीधे आपको लोकसभा का टिकट दिया गया। तो एक सम्मान था पार्टी की तरफ से, शायद उसके पात्र भी नहीं थे आप, लेकिन आपको दिया गया था ना। भले ही दिग्विजय सिंह के सामने उतारा गया और रणनीतिक एक मूव था पार्टी के नेतृत्व का, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो थी। अपॉर्चुनिटी आपने अवेल नहीं की और आप बहक गई। आई थिंक इस एक बार बात कहूंगा, दिग्विजय सिंह लड़ेंगे चुनाव? दिग्विजय सिंह वो लड़ेंगे सर मध्य प्रदेश, वो तो लड़ेंगे भोपाल से। लेकिन प्रज्ञा जी को लेकर के एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने उनके खातिर पार्टी का एक विचारधारा जो भी क्लियर होता था स्टेक पे लगाया। जिस प्रकार से उनकी रिहाई हुई उनके राज में, जिस प्रकार से उनके केसेस पे त्वरित
जो कुछ भी कार्यवाही होना था वो हुआ और कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। उतना सम्मान देने के बाद जिला अध्यक्ष, आपको याद होगा जब हम मध्य प्रदेश चुनाव कवर करने गए थे तो ये बात मैंने कही थी, जिला अध्यक्ष तक नहीं मिल पाता था उन लोगों से, उनकी बहन ही सब कुछ देखती थी। और पूरे भोपाल में चुनाव के दौरान जब असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, लगभग उनकी प्रेजेंस नगण्य थी। सर, आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन आप सिर्फ उनको इनकैश करना चाहती और बदले में पार्टी के लिए कुछ नहीं देना चाहती, और बयान जब भी देंगे उससे पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट जगह से आप लड़ रही हैं, राजधानी है वो। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही फैसला था, और ये हम लोग को विधानसभा में कवर करते करते ही पता चल गया था कि ये टिकट उनका रिपीट नहीं हो रहा है। गणेश सिंह जी का सतना से इसलिए रिपीट हुआ क्योंकि वो कुर्मी जाति से आते हैं, कास्ट फैक्टर भी है, और गणेश जी सिंह जी का परफॉर्मेंस सतना में बहुत लाजवाब है। ऐसा कोई कार्य प्रधानमंत्री जी का जो जमीन पे होना चाहिए, एक सांसद के खाते में जो जो काम आता है, जो केंद्रीय योजना है, वो सारी योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित की हैं। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो मुझे लगता है कि एक उसका इनाम मिला है कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप विधानसभा इलेक्शन हार गए थे सतना में, लेकिन आप में काबिलियत है, आपको हम वापस लोकसभा की सीट देते हैं। जी। और दूसरे शायद रीवा वाले थे, जनार्दन मिश्रा। जी, जनार्दन मिश्रा सर। जो सांसद हैं क्या, और सिटिंग? हाँ, सिटिंग सांसद है। उनको भी टिकट दिया गया था ना लोक विधानसभा का? नहीं, एक तो जबलपुर वाले जी को जबलपुर वाले को दिया गया था। अच्छा, वहां, हाँ, ठीक। हाँ, वो दुबे दिया जी। गया था। हाँ जी। तो कोई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से शिवराज जी को लेकर के काफी बहस हुआ और इतना इजी सीट दिया गया, मतलब ये कि मेक श्योर किया गया कि अब संघ की तरफ से मंत्री आने वाले समय में जो कि संघ का लाडला हो, प्रिय हो, उसको मिले, और सेकेंड इनिंग अब सेंटर में स्टार्ट हो, वो स्पष्ट दिख रहा है वो कि होने जा रहा है। मैं शिवराज जी के लिए कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हूं और खुश हूं। बहुत कई उन्होंने लोग कहते मेहनत हैं किया था कि चुनाव में। शिवराज जी को अब अध्यक्ष बनाया जाएगा नड्डा जी के स्थान पर। अब वो तो बात ओंकार की जी, बात है। सूचना आपके पास? वो तो बाद की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक, लेकिन उससे पहले तो मिनिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि उनको मिनिस्ट्री क्या दी जाएगी। मुझे लगता है कि शिवराज चौहान को कोई अहम मिनिस्ट्री दी जाएगी। शायद कृषि वाला दे जाए, क्योंकि वो बहुत काम किया है उन्होंने कृषि में के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश की जब मैं कृषि को लेकर के डेवलपमेंट देखता हूँ, जितना उन्होंने काम किया है, तो मुझे अनायास ही अपने बिहार के भी कृषि मंत्री पे एक दो अच्छे भजन टाइप के शब्द याद आते हैं कि यार, दोनों सेम मंत्री हो, सेम दायित्व है, कुछ कर सकते थे क्या? नहीं, मेरा इशारा एक्चुअल में अभिषेक जी उनमें था कि जो टॉप 5 मिनिस्ट्री मानी जाती हैं, उनमें से किसी कोई मिनिस्ट्री दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। कृषि हाँ, उनमें नहीं आता। नहीं, नहीं आता, मैं मान रहा हूँ, लेकिन चूंकि मोदी जी भी उसको लेकर के फोकस्ड रहे हैं कि भारत में फार्मर्स के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए जाएं, तो वो भी विकल्प की एक बात हो रही थी, तो मैंने ये कहा। बाकी टॉप जी, 5 जी। मंत्रालय तो इंतजार कर ही रहा है। जी। जी, जी। उसके अतिरिक्त झारखंड की 11 की 11 सीटें डिक्लेयर कर दी गई हैं। असम की जो 11 सीटें बीजेपी की हैं, वो सारी डिक्लेयर कर दी गई हैं। लेकिन बंगाल की अभी 20 ही सीटें डिक्लेयर की गई हैं, और कुछ उसमें से अभी तक पहले राउंड में जो नाम एक्सपेक्टेड थे वो नहीं हैं। जैसे देवाश्री राय का नाम मिसिंग है रायगंज से, और जॉन बारला का नाम मिसिंग है अलीपुरद्वार से। उनका तो टिकट ही काट दिया गया है। रायगंज तो अभी घोषित होनी बाकी है। और मेदिनीपुर से अभी तक दिलीप घोष का भी नाम जो है वो घोषित नहीं हुआ है। और हो कांती जाएगा से मेरे ख्याल से। कांति और तामलुक जो थी, वो दोनों सीटें अधिकारी परिवार के पास थी। उनमें से एक तो घोषित कर दी गई है, दूसरे का क्या होगा? कांति घोषित हो गई, तामलुक बाकी। अब मुझे तो लगता है कि अधिकारी परिवार के पास रहना चाहिए। बड़ा मेहनत किया है वापस बंगाल में बीजेपी को रिवाइव करने के लिए। आपने ठीक कहा कि दिलीप घोष जी का नाम भी नहीं है, और
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है दोनों के बीच में, तो मोदी सरकार शायद उस दिशा में भी देखना चाहती हो कि विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग दायित्व दे के देखते हैं किस पे कितना बेटर परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, 2026 में ही शुरू हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि 2026 तक भी टीएमसी टिकेगी कि नहीं टिकेगी या क्या होगा पता नहीं। आजकल जो राजनीति चल रही है, क्योंकि भारत में तो डिक्टेटरशिप चल रहा है ना, तो वो नहीं, क्या बात कर रहे हैं, उनके समर्थक लोग कह रहे हैं कि नहीं जंगल राज है बंगाल में। एक बड़ा फेमस चैनल है, उसने बोला, जो कि माना जाता है टीएमसी का चैनल है, उसने बोला कि नहीं, एक्सेप्ट किया कि बंगाल में जंगल राज है, लेकिन जंगल राज का नुकसान ये होता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज था तो भाजपा आ गई, बिहार में जंगल राज था भाजपा आ गई। मैं इसीलिए टीएमसी को उतना क्रिटिसाइज नहीं करता कि जंगल राज बताऊंगा तो भाई यहाँ भी भाजपा आ जाएगी, तो जंगल राज सह लेंगे लेकिन बीजेपी को नहीं सह सकते, तो डिक्टेटरशिप है ना सर, इसलिए मुझे लगा। लेकिन अधिकारी परिवार के पास ही रहनी चाहिए, मुझे लगता है वो सीट, उस पे वो काम कर पाने में भी कामयाब होंगे, और अपना मनोबल भी होता है ना कि चलो बैकअप है सेंट्रल लीडरशिप का, तो और बेटर हम लड़ सकते हैं। और इस वक्त लड़ाई में तो टीएमसी के अगेंस्ट वही है, बाकी अब देखते हैं बंगाल में क्या। ग्राउंड पे लड़ते हुए तो शुभेंदु अधिकारी ही दिखते हैं। बिल्कुल वही दिखे, और इफेक्टिव दिख बोलना रहे हैं। पड़ेगा। जैसे वो दिलीप घोष पिटा के आ जाते थे, वो वाली स्थिति नहीं है यहाँ। वो वाली स्थिति नहीं। देखिए ये आदमी संदेश खाली गया ना, भले आपने अरेस्ट कर लिया वो बात अलग है, लेकिन ये आदमी गया 2021 एक बार नहीं, में, 3 बार गया। मैं वही कह रहा हूं 2021 में 2 मई के बाद जो चीज मिसिंग थी वो दिलीप घोष का जमीन पे होना, धरातल पे होना, कि भाई अपने कैडर से मिला जाए। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कभी भी वो मोमेंट नहीं आने दिया, हर मोमेंट पे ही अपने कैडर के साथ खड़े हुए। आपको याद होगा जब अभी 6-7 महीने पहले एक लंबी रैली हुई थी, लंबी सभा हुई थी, तो उसमें कई लोगों पे एफआईआर हुए थे। शुभेंदु अधिकारी ने हर एक कार्यकर्ता का बेल अश्योर कराया कि उनके कार्यकर्ता पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब जो काम किया तो उससे विश्वास बढ़ा कि नहीं भाई मेरे साथ अब एक ऐसा नेता खड़ा है जो हमारे साथ खड़ा है। तो इसी वजह से भी अचानक से बंगाल में बीजेपी का हम ये जो राइज देख रहे हैं, और आज बात हो रही है कि पिछली बार से भी 2-4 सीटें अधिक लेके आया जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये वो स्थिति है, तो डिजर्व करता है वो। अब तो जो है वो चैनल जो है वो भी बताने लगी हैं। आइए अब चलते हैं, दर्शकों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। दर्शकों के आज काफ़ी प्रश्न हैं। सबसे पहले विघ्नेश प्रभु जी का प्रश्न है। बॉबी, धन्यवाद बॉबी जी। फिर विघ्नेश प्रभु जो है 370 पॉसिबल इफ दलित प्लस हिंदू कंसोलिडेट विदाउट अकाली इन पंजाब, CAA इन वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ स्टाइल ऑफ कैंपेन इन तमिलनाडु विदाउट AIADMK, तमिलनाडु पंजाब BJP has to be decisive and aggressive by contesting in 3/4 seats alone। अब मैं तो भाई बड़ा आशावान था कि ये कम से कम अकालियों का पिंडा छोड़ देंगे इस बार पंजाब में, लेकिन अभी आज समाचार ये आया है कि अकालियों से वापस बैक चैनल शुरू हो गया है। अकालियों से ये करते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कहते हैं ओंकार जी? कई दिन से चल रहा है अकालियों से, और सूचना ये है कि 1-2 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, बाकी तो लगभग तय है। पंजाब में कुछ अंडर करंट है संजय जी। मेरे पास बठिंडा से एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था पिछले सप्ताह। उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक तरीके से चुनाव लड़ गई, तो जितनी सीटों पर वो अटकी रही है अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ करके भी, वो उसके कम से कम 2-2.5 गुना सीटें जीत सकती है। और ये बात मुझे इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय लग रही है क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलनजीवी फिर से खड़े किए गए हैं और इनको बॉर्डर पर भेजा गया है, ये कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की एक बौखलाहट है, परेशानी है। जब ये बठिंडा में गए थे, शुरू में तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, अब लगता है कांग्रेस पीछे हट गई, तो आम आदमी जो है उनको आगे बढ़ा रही है। दोनों एक ही हैं साहब। जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे के पास एक बुके लेकर के गए थे अरविंद केजरीवाल, तो वहाँ राहुल गांधी भी तो विराजमान थे।
उपस्थित थी वो। तो दोनों का मिला-जुला खेल है, कांग्रेस का भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है। और अब आम आदमी पार्टी को थोड़ा उल्टा पड़ रहा है ये मामला, क्योंकि ये पंधेर-वंधेर के बयान पिछले दिनों भगवंत मान के खिलाफ ही आए हैं, नाराज़गियाँ हैं, कुछ अपेक्षाएँ होंगी, कुछ सौदा हुआ होगा जो नहीं पटा। तो वैसे तो भगवंत मान खुल के इस समय कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है। आज तो कुछ कतई जहर है, आज के एपिसोड पे तो चर्चा होनी चाहिए थी। तो देखने वाली बात है कि बठिंडा के डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा था वो सही है या उसमें कोई संशय है। पर अगर वो बयान दे रहे हैं कि अंडर करंट है और लोग यूनाइट हो रहे हैं बीजेपी के लिए, तो देखने वाली बात होगी कि ये वाकई कुछ ऐसा है या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सैड जाइंट्स फैन जी पूछ रहे हैं कि ये कृपा शंकर जी को जौनपुर से किस खुशी में टिकट दे दिया गया है? कृपा शंकर जी पे ऑब्जेक्शन क्या है? कांग्रेस के लिए जिस समय उन्होंने काम किया था, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया था। उसके बाद मोदी जी के जब समर्थन में आया 300 धारा 370 पे इन्होंने बहुत ओपनली खुल के सपोर्ट किया और कांग्रेस से अलग हुए और उसको 4 साल हो गए। तो ये लगातार उसके बाद कांग्रेस से दूरी बनाए, भी ऐसा नहीं कि बीजेपी में आए और उनको टिकट मिल रहा है 4 साल बाद। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा तो 5 साल बाद ही चुनाव होना था। लेकिन कृपाशंकर जी से बेटर मुझे तो नहीं लग रहा था कि कोई और भी बेटर उम्मीदवार था। धनंजय से? बहुत धनंजय सिंह सर जेडीयू के काफी करीबी माने जाते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। और तो वो तो जेडीयू के टिकट पे लड़े भी थे ना, जीतते हाँ, जीतते मैं वही रहे। कह रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर छवि को लेकर के बात है कि कृपाशंकर से और धनंजय सिंह दोनों की छवि में अगर देखा जाए तो सर्टेनली कृपाशंकर का टिकट बनना ज्यादा बेहतर उम्मीदवार है। धनंजय सिंह को लेकर के शायद बहुत मामलों पे योगी जी भी असहज रहते हैं और मोदी जी भी, तो अच्छा ही है ये फैसला। ओके। लुच्ची उल बानो बेगम नाम बड़ा बीएमजीएफ। जबरदस्त है। हाँ, नाम आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। बीएमजीएफ और केयर इंडिया वालों को पैसा एक्चुअली अश्लील भोजपुरी सॉन्ग्स, हिंदू विमेन विथ सिंदूर एंड मंगलसूत्र और अश्लीलता में यूज होता है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। लुच्ची बानो बेगम अगर कह रहे हैं अश्लील सॉन्ग्स ऑल्सो पार्ट ऑफ बहुमुखी सांप का गजवा। बोलो भाई अभिषेक जी। नहीं, मैं एग्री करता हूं सर, मैं खुद भी इस चीज को लेकर के असहज रहता हूं। और आज ठीक है, अब तो खैर कल्चर पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये क्या कल्चर है कि डीजे पे बड़े बुजुर्ग सब हैं और घर की महिलाएं मुझको राणा जी माफ करना पे अब चालू हो गई हैं और सामने नचनियां भी नाच रही है। तो ये निसंदेह भारत के लिए तो ठीक नहीं है। और भोजपुरी क्या है, इस वक्त जो समाज है भोजपुरी में भी तो उसी का दर्शन दिखेगा ना। तो कमरिया करे आप ठीक है अपने घर में नाचिए उस गाने पे, मुझे कोई, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। लेकिन पूरे भारत में इंटरनेशनल सॉन्ग की तरह ट्रीट किया जा रहा है भाई, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। तो आप जिस को देखिए क्या है ना, मैं, मेरा एक बड़ा भाई है जो डॉक्टर है, सर्जन है, अपना भाई है, वो बड़ी अच्छी बात कहता है। बोला अगर खाने को आइसक्रीम के जगह जमा करके आपको टट्टी ही परोसी जाएगी तो भले ही वो बकवास हो, लेकिन वही बात ऑप्शन है, कुछ दिन बाद वही आपको अच्छी लगने लगेगी। तो समस्या ये है, अब मोहम्मद रफी साहब नहीं मिलने, किशोर कुमार साहब नहीं मिलने। कल तो बताते हैं पटना में भी कई तरह के डांस हो रहे थे। हाँ, हम बता ही रहे, रैली के पहले तो एक से एक नाच हुआ है। मतलब भोजपुरी, ये कौन रिहाना की आप बात कर रहे हैं? रिहाना फेल है सर। रिहाना खुद एक बार शर्मा जाए कि अरे यार ये लोग ऐसे नचवाते हैं क्या? हर हर नाच प्रोग्राम में, हर शादी ब्याह में रिहाना नाचती है यहाँ पे। खाली उसके नाम के पीछे रिहाना वाला कॉस्ट नहीं है, बाकी वही है। महिला वोटर इस बार उनका भाई का 400 पार करवाएंगे। लेट्स सी, 400 तो नहीं पार होगा किसी हालत में। मैं तो शर्त लगा सकता हूँ, अभी भी लगा लीजिए, 350 क्रॉस नहीं करेगी बीजेपी। चलिए बाद में करेंगे। जय बीजेपी।
गांधी निंदा पश्चात क्या बीजेपी से आउट नीति है क्या? ऐसा तो नहीं है, भाषा का संयम होना चाहिए बस। जितना आलोचना किसी की भी सुधांशु कीजिए। त्रिवेदी जी रगड़ते हैं उससे ज्यादा कोई रगड़ता है क्या बीजेपी में? उनको तो राज्यसभा में भेज दिया गया। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, आप उसको कैसे तमाचा मार रहे हैं। एक संजय सर मारते हैं एक स्टाइल का तमाचा और एक स्टाइल का मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी संजय सर तो संजय सर हैं, तो उनका तमाचा का लोग खा के भी कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं सहला लेंगे, और मुझे लोग कहते हैं अरे तुझे देख लेंगे। दोनों में अंतर है। विघ्नेश प्रभु, BJP has to read 198 Methods of Non-Violent Action and Regime Change, written by Dr. Gene Sharp of Albert Einstein Institute, USA, to win decisively in Tamil Nadu, Punjab, Kerala, Andhra Pradesh, and West Bengal. Good suggestion. Thank you, Vignesh ji. मृणाल सौरभ, राजनाथ सिंह को फिर से डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे या किसी प्रोफेशनल को लाइक S जयशंकर? ओंकार जी। नहीं, राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया पिछले 5 साल में? वो तो ठीक ही है। तो एज डिफेंस मिनिस्टर जो एक रक्षा मंत्री का दायित्व होता है वो पूरा किया ही है। थोड़ा सा खुल करके इनको लिखना चाहिए था कि राजनाथ सिंह ने क्या गलती की है। JBJP, ओंकार जी, आपने पंजाब से आने वाले दिनों की चिंता क्यों जताई? देखिए, पंजाब एक तो सीमांत सूबा है, हमेशा याद रखिए, और पंजाब और पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर, ये तीनों हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहे हैं, भारत के लिए चैलेंज रहे हैं, और तीनों ही साजिशों के शिकार भी रहे हैं, चीन के भी, पाकिस्तान के भी, और कुछ दूसरे देशों में, सुदूर देशों में बैठे हुए कुछ महत्वाकांक्षियों के लिए भी और षड्यंत्रकारियों के लिए भी। तो पंजाब तो काले दिनों से गुजर चुका है, हमारी और आपकी स्मृतियों में है। तो पंजाब तो हमेशा ही आप देखेंगे कि ISI से लेकर के खालिस्तानी और तमाम लोगों के निशाने पर है, टारगेट पर है, और वो हम अभी भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो किसानों के नाम पर ये बैठाए गए हैं, इनमें से कुछ लोगों ने किस तरह के बेहद खतरनाक बयान दिए हैं, हम कैसे भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होंगे, और इस समय तो वहाँ सरकार भी ऐसी है जो रक्षा सुरक्षा के मोर्चे पर जो उसके दायित्व हैं या किसी भी सरकार के दायित्व होते हैं, उससे कई बार मुंह मोड़ती हुई दिखाई दी है, इसलिए खतरा बढ़ गया। दिवाकर पांडे, अपना टिकट पहले घोषित करना बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ेगा? मीडिया को सीट बंटवारे में हो रहे विवाद को हाईलाइट कर रहे हैं। जितना पहले कर दे उतना अच्छा होता है, क्योंकि सेटल हो जाता है बाद तक। नेक्स्ट, श्री हर्ष सर, ऑल स्टेट्स बीजेपी आर स्ट्रांग इंक्लूडिंग केरला एक्सेप्ट फॉर आंध्र प्रदेश बीजेपी एज इट इज crawling in front of Chandrababu. All TDP converts are controlling BJP. अभी आंध्र प्रदेश का कुछ पता नहीं चल रहा श्री हर्ष जी, हम स्टिल वेटिंग कि भाई क्या वहाँ पर समझौता होता है, उसके बाद ही हम कुछ टिप्पणी करेंगे इसके ऊपर। गौरव कुमार, अभिषेक भैया, बीजेपी को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा बिहार में? अकेले लड़ते तब न जीतते। अकेले लड़ने के लिए आपके पास अन्ना मलाई होना चाहिए। सम्राट चौधरी, मैं एक बात बोलूं, चूंकि ओमकार सर भी पश्चिमी यूपी से आते हैं, हरियाणा में, राजस्थान में कभी सुने कोई बोले कि हम पगड़ी उतार देंगे? अरे ये तो अपमानजनक माना जाता है। वो कह रहे कि जब तक हम नीतीश जी को हराएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। अरे भाई, लोगों ने कसम खाई कि जब तक अयोध्या का राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे। ये उल्टा कर रहे हैं, तो कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस आने वाला भी तो कोई मोमेंट होना चाहिए ना। तो और देखिए, लीडरशिप डिसाइड करता है। मेरा मानना है कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस बिहार में 2015 के बाद उनका शेक हुआ, और नरेंद्र मोदी जी को लगा कि भाई प्रॉब्लम्स हैं। और बिहार अभी भी देखिए, बिहार ने और यूपी में एक अंतर है। यूपी के यादवों ने पहली बार कास्ट लाइन से इतर विकास देखा, उन्हें मिला। बिहार में ऐसा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, वो लीडरशिप ही नहीं मिली। तो जब तक वो चांस नहीं आता, वो टाइम नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जी जी, माई सेल्फ,
Khasi students of Meghalaya have threatened non-tribals with anti-foreigner movement of 80s and 90s. ये अलग सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट नहीं है। बीजेपी कोalition गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी का तो यहाँ पे एक या दो हैं एमएलए, उन्होंने बना रखा है वो नेडा। अरुणा वायो, sir, senior citizen has low re-employment opportunities and BJP took away senior citizen concession for like in rail travel. Will it not impact negatively in votes? ना, क्या हुआ भाई? वो सीनियर सिटीजन का 40% के आसपास कंसेशन मिलता था ना रिजर्वेशन कराने के समय, तो वो अब नहीं मिलता, तो उसको लेकर के इनका प्रश्न था। नहीं करेगा सर। भारत के राष्ट्रवादी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। सच तो ये है कि पेट्रोल वास्तव में 200 रुपए होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी के वोटर पे। विनय प्रताप सिंह, व्हाट हैपेंड टू सिन्हा फैमिली एट हजारीबाग? वो तो पिताजी ने अपने पुत्र का करियर समाप्त कर दिया ना भाई। नेक्स्ट सुनिए, हम पहले एक कहावत सुने थे, पूत तो क्या धन, पूत कपूत तो क्या धन संचय वाला। यहाँ तो पहली बार बाप हो गया तो हाँ, यहाँ पहला एकदम उल्टा रिवर्स केस है। नेक्स्ट अब बापे ऐसा हो जाए तो भाई बेटा क्या कर लेगा? बोला छोड़ो यार। ये क्वेश्चन तो हो चुका है, रिपीट है ये, इसको स्किप कर दे। महीपाल सिंह, सर चूरू सीट सेफ और अनसेफ नाउ? चूरू तो सेफ है, चूरू इज क्वाइट सेफ। शक्तिमान, विल बीजेपी गिव एस जयशंकर आरएस सीट इफ ही लूजेस? If he loses, he will continue in his राज्यसभा सीट। नेक्स्ट है, क्या शिवराज को उप प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी के साथ कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, भूल जाइए, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।